नमस्कार दोस्तों, जीके विद के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं कोडरमा जिला में वैकेंसी निकला हुआ है। जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हैं, पोस्ट का जो नाम है ग्राम रोजगार सेवक है, लेखा सहायक, सहायक अभियंता, कनीय अभियंता। तो दोस्तों, इस फॉर्म को भरने के लिए उम्र सीमा रखा गया है 18 वर्ष से 50 वर्ष तक। इसमें जो एज जो रखा गया है, कम से कम 10वीं पास रखा गया है। स्नातक यदि पीजी वगैरह भी है आपका है तो बहुत ही अच्छा है, ठीक है। और ये फॉर्म आप ऑनलाइन भर सकते हैं। तो इसी के बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं इस वीडियो में। वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा। हम ले करके चलते हैं इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर, जहाँ पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकाला गया है। तो वहाँ पर जा करके हम आपको पूरा डिटेल में बताएंगे। यदि आपने हमारा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसमें इस तरह का वीडियो आपको देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए हम आपको ले चलते हैं इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर, जहाँ पर हम आपको डिटेल में बताएंगे। तो अब आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे यहाँ पे पहुँच गए हैं, जहाँ पे आप देख पा रहे हैं जिला ग्रामीण विकास अभिकरण कोडरमा, संविदा पर ये नियुक्ति है। यहाँ पे पोस्ट का नाम लिखा हुआ है तकनीकी सहायक, कनीय अभियंता के समकक्ष, लेखा सहायक, कंप्यूटर सहायक और ग्राम रोजगार सेवक। तो बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है। ग्राम रोजगार सेवक की भारी कमी थी झारखंड में, और अभी हर जगह जो है, हर जिले में ग्रामीण रोजगार सेवक का वैकेंसी निकाला गया है। तो इसमें आपको मौका मिल सकता है, आप इसमें क्वालिफाई कर सकते हैं। तो इसके बारे में डिटेल में आप पहले समझ लीजिए क्या क्या किस में कितना सीट है, ठीक है। तो देखिए, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, तकनीकी सहायक जो है, तकनीकी सहायक यानी कि सहायक अभियंता के समकक्ष में जो है, टोटल इसमें 5 पोस्ट है। तकनीकी सहायक जो कनीय अभियंता के समकक्ष है, इसमें 15 पोस्ट है। लेखा सहायक का 4 पोस्ट है। कंप्यूटर सहायक का 5 पोस्ट है। और ग्राम रोजगार सेवक का टोटल यहाँ पे 27 पोस्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे आवश्यकता अनुसार टोटल पोस्ट की जो संख्या है उसमें कुछ परिवर्तन संभव है। तो इसका एक वेबसाइट दिया गया है, जहाँ पर आप जा करके इसके बारे में विस्तृत जानकारी ले सकते हैं। वहाँ पर जाने के पहले वीडियो को कंप्लीट देख लें, ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए। यह हर्ता जो रखा गया है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं निःशक्त श्रेणी के अभ्यर्थियों के आरक्षण राज्य सरकार के तत्सम प्रवृत्ति आदेशों के अनुसार निर्धारित किया जाएगा। यानी कि जो आपको आरक्षण जो मिलेगा वो राज्य सरकार के जैसा आदेश रहेगा वैसा मिलेगा। शैक्षणिक योग्यता जो रखा गया है तकनीकी सहायक के पोस्ट के लिए, वो इस तरह से है, ठीक है। अनिवार्य योग्यता में रखा गया है सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से सिविल संकाय में बीई या फिर बीटेक अनिवार्य होना चाहिए, ठीक है। अतिरिक्त योग्यता में जो रखा गया है सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से सिविल संकाय में एमटेक तथा पीजीडीसीए या फिर एमसीए या फिर एमएससी कंप्यूटर साइंस अतिरिक्त योग्यता होगी। बी नंबर में दिया गया है एमसीए या फिर एमएससी कंप्यूटर को समान योग्यताएं समझा जाएगा एवं तदनुरूप उसके प्राप्तांक प्रतिशत मूल के रूप में एमसीए की कोटि में जोड़े जाएंगे। पीजीडीसीए तथा एमसीए के समतुल्यता लाने हेतु पीजीडीसीए के प्राप्तांक प्रतिशत में से 5 आपका घटा के इसमें मेरिट में बनाया जाएगा। अगला जो पोस्ट यहाँ पर है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, तकनीकी सहायक जो कनीय अभियंता के समकक्ष के लिए है। अनिवार्य योग्यता इसमें जो रखा गया है सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से सिविल संकाय में डिप्लोमा अनिवार्य होना चाहिए। अतिरिक्त में रखा गया है सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से सिविल संकाय में बीटेक, बीई, बीसीए, बीएससी कंप्यूटर, बीएससी या फिर कंप्यूटर ऑनर्स तथा एमसीए, पीजीडीसीए या फिर एमएससी कंप्यूटर से होना चाहिए। साइंस अतिरिक्त, कंप्यूटर साइंस अतिरिक्त योग्यता होगी। बी और सी नंबर में भी यहाँ पे भी दिया गया है, तो आप थोड़ा सा वीडियो को रोक करके, ये कंडीशन लिखा गया है कि कौन सा कैटेगरी वाला कौन सा आपका क्वालिफिकेशन रहेगा जिसमें प्राप्तांक को जोड़ा या फिर घटाया जाएगा। तो थोड़ा सा आप यहाँ पे रोक के देख लीजिए, काहे कि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। और अगला पोस्ट की और हम बढ़ते हैं यहाँ पे 3 नंबर में लेखा सहायक के लिए, ठीक है। तो जैसा कि देख पा रहे हैं, लेखा सहायक के लिए जो अनिवार्य योग्यता रखा गया है वो रखा गया है सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से आपका पास बीकॉम ऑनर्स का डिग्री होना चाहिए, ठीक है। बीकॉम ऑनर्स या फिर सामान्य बीकॉम न्यूनतम 55% अंक के साथ आपको उत्तीर्ण होना है। सामान्य बीकॉम उत्तीर्ण जिन्हें 55% अंक प्राप्त नहीं हुआ है, परंतु उन्होंने तत्पश्चात एमकॉम किया हो, तो वे आवेदन दे सकेंगे, परंतु बीकॉम के कुल प्रतिशत अंक में 5 घटाकर उसे बीकॉम ऑनर्स की कोटि में अंकित किया जाएगा। समझ गए। यदि आपका 55% से अंक कम है लेकिन आपने एमकॉम किया हुआ है, तो आप एलिजिबल हैं, फॉर्म को भर सकते हैं। अतिरिक्त योग्यता के तहत यहाँ पे रखा गया है सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से एमकॉम, बीसीए तथा एमसीए, पीजीडीसीए या फिर एमएससी अतिरिक्त योग्यता आपकी होगी। बी नंबर में दिया गया है कि एमसीए या फिर एमएससी कंप्यूटर को समान योग्यताएं समझा जाएगा एवं तदनुरूप उसके प्राप्तांक प्रतिशत मूल रूप में एमसीए की कोटि में जोड़े जाएंगे।
उसी तरह से PGDCA वगैरह का जो है 5% घटा के इसको समतुल्यता में लाया जाएगा, जैसा कि यहाँ पे लिखा गया है आगे। तो आप इसको वीडियो को रोक के थोड़ा सा देख लीजिए। कंप्यूटर सहायक का जो पोस्ट आपका है, इसके लिए जो अनिवार्य योग्यता रखा गया है, ये रखा गया है सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से निम्नांकित कोटि के व्यक्ति आवेदन दे सकेंगे। इसके लिए आपके पास होना चाहिए BSc कंप्यूटर ऑनर्स, या फिर BSc कंप्यूटर सामान्य, या फिर BCA, या फिर सामान्य स्नातक उत्तीर्ण के पश्चात PGDCA उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। बी नंबर में दिया गया है BCA तथा सामान्य BCA कंप्यूटर के प्रतिशत प्राप्तांक में 5 घटाते हुए उसे BSc कंप्यूटर ऑनर्स की कोटि में अंकित किया जाएगा। वैसे सामान्य स्नातक जिन्होंने तत्पश्चात PGDCA किया हो के सामान्य स्नातक के प्रतिशत प्राप्तांक में 10 घटाकर BSc कंप्यूटर ऑनर्स की कोटि में अंकित किया जाएगा। अतिरिक्त योग्यता में जो रखा गया है सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से MCA PGDCA MSc कंप्यूटर, ये जो भी है आपका अतिरिक्त योग्यता के तौर पर माना जाएगा। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ग्राम रोजगार सेवक का, और सबसे अधिक सीट भी है। आप इसको थोड़ा डिटेल से समझ लीजिए, क्योंकि ग्राम रोजगार सेवक ही एक ऐसा पोस्ट है जिसको लगभग हर कोई भर सकते हैं। इसमें सामान्य, जनरल, ग्रेजुएशन, इंटरमीडिएट जो भी आपका है हर कोई भर सकते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा विस्तृत रूप से हम समझाने का प्रयास करते हैं। अनिवार्य योग्यता क्या रखा गया है, सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से इंटरमीडिएट या फिर मैट्रिक परीक्षा के पश्चात किसी भी ट्रेड में ITI। तो दोस्तों जिन्होंने ITI किया है उनके लिए मौका है, क्या कि ITI में ज़्यादा परसेंटेज उठता है, और ज़्यादा परसेंटेज यदि आपको उठता है तो आप जो PG किया है उसको भी मात दे सकते हैं परसेंटेज बनाने के मामले में, ठीक है। तो क्या है कि पिछला बार जितना भी रिजल्ट इसका आया है ITI जिन्होंने किया था उनका मेरिट लिस्ट में ज़्यादा नाम आया था। तो इस बार भी उम्मीद है ITI वालों के लिए ज़्यादा मेरिट में नंबर आने की संभावना ज़्यादा रहती है। उसके आगे लिखता है कि मैट्रिक के पश्चात ITI की स्थिति में ITI या फिर के प्राप्तांक प्रतिशत को इंटरमीडिएट प्राप्तांक प्रतिशत के समतुल्य समझा जाएगा। यदि आपने 10वां किया या फिर यदि आपने ग्रेजुएशन भी किया है, कोई मतलब नहीं है। 10वीं के बाद यदि आप ITI का दिखा देते हैं, यदि आपका परसेंटेज 95 या फिर 90 तक है तो आपका यहाँ पे अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो ITI वालों के लिए फ़ायदा है। इसमें अतिरिक्त योग्यता के रूप में क्या दिया गया है कि सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से किसी भी विषय या संकाय में स्नातक प्रतिष्ठा, सामान्य स्नातक, BCA तथा किसी भी विषय में स्नातकोत्तर PGDCA, PGDBA, PGDRD अतिरिक्त योग्यता आपको होगा। उसके बाद बी नंबर में दिया गया है कि स्नातक प्रतिष्ठा के पश्चात प्राप्तांक को 5 अंक का अधिभार देते हुए स्नातक की कोटि में अंकित किया जाएगा। PGDCA, PGDBA और PGDRD को स्नातकोत्तर की श्रेणी में लाने के लिए उसके प्राप्तांक प्रतिशत से 5 घटा दिया जाएगा। आगे है अभ्यर्थियों की योग्यता स्कोर का निर्धारण इंटरमीडिएट, स्नातक तथा स्नातकोत्तर योग्यताओं के कुल औसत प्रतिशत प्राप्तांक के आधार पर किया जाएगा, ठीक है। तो जरूर भरें फॉर्म को। आगे चलिए हम देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। उपरोक्त सभी पदों में वर्णित अपेक्षित शैक्षणिक योग्यताएं जिसकी सरकारी मान्यता प्राप्त हो ही मान्य होगी, यानी कि सरकारी मान्यता जिसका प्राप्त है वही एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आप इसमें डालिएगा। अदरवाइज कोई ऐसे भी डिग्री होती है जिसका सरकारी मान्यता प्राप्त नहीं होता है तो वो इनवैलिड माना जाएगा। आयु सीमा जो रखा गया है 1/1/2021 को 18 वर्ष न्यूनतम रखा गया है, और अधिकतम विविध पदों के लिए जैसा पद है उसके हिसाब से रखा गया है। तो देख लीजिए, यदि आप जनरल कैटेगरी में आते हैं तो अधिकतम 35 वर्ष रखा गया है। जो दिव्यांग हैं उनके लिए 45 वर्ष रखा गया है। पिछड़ा वर्ग या फिर अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी कि BC1 और BC2 में यदि आप आते हैं तो अधिकतम 37 वर्ष है, और दिव्यांग जनों के लिए 47 वर्ष है। महिला जिस भी कैटेगरी में आते हैं OBC 1, 2 या फिर जनरल कैटेगरी में, तो महिला के लिए अधिकतम 48 वर्ष जो जनरल में है, और 38 वर्ष यानी कि मैक्सिमम जो अच्छी तरह से हैं जो दिव्यांग हैं उनके लिए 48 वर्ष है। अनुसूचित जाति एवं जनजाति SC और ST के जो पुरुष और महिला दोनों हैं अधिकतम 40 वर्ष तक हैं, और जो दिव्यांग हैं उनके लिए 50 वर्ष है। यदि आप भूतपूर्व सैनिक हैं तो 5 वर्षों की छूट यहाँ पे आपको दिया जाएगी। राष्ट्रीयता क्या है, आवेदक भारत का नागरिक हो। जरूरी नहीं है कि आप कोडरमा जिला के हैं तो ही आप भर सकते हैं। झारखंड के किसी भी जिला से आप बिलोंग करते हैं तो आप यहाँ पे आप आकर के फॉर्म भर सकते हैं, नौकरी भी कर सकते हैं। आरक्षण जो आपका है जिस तरह से पहले मिलते आ रहा है उसी तरह से मिलेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है, ठीक है। सैलरी की यदि हम बात करें तो सैलरी आपका इस तरह से रहेगा। यदि आप तकनीकी सहायक जो सहायक अभियंता के समकक्ष में है उसमें आपका सिलेक्शन होता है तो 19,234 रुपया।
तकनीकी सहायक जो है कनीय अभियंता के समकक्ष जो है उसमें आपको मिलेगा 17,520 रुपये प्रत्येक महीना। यदि आपका लेखा सहायक में होता है तो 10,000 रुपया, कंप्यूटर सहायक में होता है तो 10,000 रुपया और ग्राम रोजगार सेवक में होता है तो 7,500 रुपया। तो ये आपका मानदेय था। ठीक है, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा पेज यहाँ पे स्कैन हो गया है। ठीक है, जो सेम चीज़ यहाँ पे दिख रहा है। तो यहाँ पे आगे हम चलते हैं नियुक्ति के नियम एवं शर्तों के बारे में। तो यहाँ पे आप देख लीजिए नियुक्ति एवं नियम के शर्त जो बहुत कुछ यहाँ पे दिया गया है, हम इसको डिटेल में आपको समझाने का प्रयास करते हैं। चलिए देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ। पहला नंबर में क्या है कि उपयुक्त पदों पर नियुक्ति पूर्णतया संविदा के आधार पर होगी। ऐसे नियुक्त व्यक्ति को नियमित रूप से नियुक्त करने का सरकार पर कोई दायित्व नहीं होगा। कल जाकर के आप बोलिएगा कि भैया हमको अस्थायी नौकरी दीजिए, हम ये एग्रीमेंट पर नहीं काम करेंगे, तो यहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ कि बाद में कोई दावा आप नहीं कर सकते हैं। उसके बाद लिखा गया है प्रारंभिक चरण में ऐसी नियुक्ति 1 वर्ष के लिए की जाएगी तथा इस कालावधि के पूर्ण होने के पूर्व एक पद विशेष पर नियुक्त के लिए गठित नियुक्ति समिति के द्वारा उनके कार्यों की समीक्षा की जाएगी। कार्य संतोषजनक पाए जाने पर अगले 1 वर्ष के लिए संविदा के आधार पर नियुक्त का नवीकरण किया जा सकेगा। ठीक है, तो समझ गए आपका जैसा कार्य रहेगा। अभी आपका 1 साल के लिए एग्रीमेंट हो रहा है, लेकिन जिनका रोजगार सेवक में एग्रीमेंट पर हुआ है अभी तक वो निकले नहीं है, तो स्वाभाविक है आगे भी इस तरह से चलता रहेगा। तीसरे नंबर में दिया गया है कि संविदा के आधार पर नियुक्ति का नियम 11 में वर्णित प्रावधान के अनुरूप नवीकरण नहीं होने पर ऐसी नियुक्ति स्वतः समाप्त समझी जाएगी। यदि आपका नवीकरण नहीं होता है तो समझ लीजिए आपको कार्यमुक्त कर दिया गया, जो नियुक्ति का नियम है 11 में लिखा हुआ। यदि कोई कार्यरत पदाधिकारी या फिर कर्मी ऐसे नियुक्ति से स्वतः मुक्त होना चाहेगा तो उसे अपने नियंत्री पदाधिकारी के माध्यम से नियुक्ति पदाधिकारी की इसकी सूचना 1 माह पूर्व देनी होगी। यदि आप रिजाइन मारना चाहते हैं तो 1 महीना पहले आपको यहाँ सूचना देकर ही जाना पड़ेगा। ठीक है, तो जाकर के आपका कार्य सेवा समाप्त होगा। 5 नंबर में दिया गया है कि उपयुक्त पद पर नियुक्ति के लिए किसी भी अभ्यर्थी विशेष के लिए किसी एक जिला के अभ्यर्थियों का आवेदन स्वीकार किया जा सकेगा। यदि आप किसी भी पोस्ट के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं तो वही लिखा हुआ है कि किसी भी अभ्यर्थी के लिए किसी एक जिला के अभ्यर्थियों का आवेदन स्वीकार किया जा सकेगा। साथ ही आवेदन पत्र के साथ उन्हें इस आशय का शपथ पत्र अर्पित करना होगा कि झारखंड राज्य के किसी अन्य जिला में उस पद विशेष के लिए उनके द्वारा कोई आवेदन नहीं किया गया है। उनके द्वारा अर्पित शपथ पत्र कोई सूचना आदि किसी भी समय सूचना यदि कभी भी असत्य पाया जाता है तो उस अभ्यर्थी की विशेष नियुक्ति स्वतः समाप्त हो जाएगा। साथ ही इसके लिए उसके विरुद्ध उचित कानूनी कार्रवाई किया जाएगा। तो ये शपथ पत्र के बारे में आपको बता देते हैं कि इसके पहले जब फॉर्म आया था तो बहुत लोग क्या कर रहे थे, एफिडेविट करा रहे थे। उसमें ये लिखा हुआ था स्पष्ट जो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यदि आप पहले पता कर लेंगे कि यदि एफिडेविट कराना होगा तो करा करके ही साथ में आप फॉर्म को संलग्न कीजिएगा। आवेदन कैसे जमा करें, तो देखिए आवेदन जमा करने ये ऑनलाइन आवेदन में आवेदक के द्वारा फोटो एवं हस्ताक्षर भी अपलोड करना आवश्यक होगा। आवेदक द्वारा दिनांक 30/9/2021 से दिनांक 17/10/2021 के अपराह्न 5 बजे तक वेबसाइट जो दिया गया है apply.rdd.jharkhand.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन किया जाएगा। ठीक है, तो डेट भी है अप्लाई, ये आपका लिंक भी दिया गया है, आप इसके ऊपर जाकर के ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदक 1 से अधिक पदों के लिए आवेदन समर्पित कर सकते हैं। इसके लिए प्रत्येक पद के लिए अलग अलग आवेदन पत्र समर्पित करना होगा। यदि मान के चलिए 5 पोस्ट है, रोजगार सेवक है, कनीय अभियंता है, लेखा सहायक है, कंप्यूटर ऑपरेटर है, तो यदि 5 के लिए भरना चाहते हैं तो आपको 5 रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा अलग अलग पोस्ट के लिए। आगे लिखता है कि आवेदक द्वारा आधार कार्ड या फिर मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड में किसी भी एक का विवरण ऑनलाइन आवेदन में देना अनिवार्य होगा। ठीक है, तो 5 में से एक डॉक्यूमेंट्स आपको अनिवार्य देना पड़ेगा स्कैन करके। अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन भरे गए गलत सूचना पर संबंधित अभ्यर्थी का आवेदन स्वतः रद्द समझा जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अगर यदि आपके मन में किसी तरह से कन्फ्यूजन है तो इसका जो वेबसाइट दिया गया है उसमें आपको ये नोटिस मिल जाएगा, वहाँ पे जाके पढ़ लें, समझ लें, उसके बाद ही फॉर्म को भरें। मिलते हैं फिर किसी दूसरे वीडियो में। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा इस तरह का वीडियो देखने के लिए।